Hello and welcome everyone. This is Ritik Ras and you are watching the E Square Science. So guys, यहाँ पे आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th के मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 दैट इज सेट्स के बारे में। ठीक है, तो इस वीडियो में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दो टॉपिक्स को। ठीक है, पहला तो है अबाउट सेट्स और दूसरा है सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो अबाउट सेट्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि सेट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, सेट्स मैथमेटिक्स में इंपॉर्टेंट क्यों है। ठीक है, और दूसरा कि सेट्स को किसने डेवलप किया था। ठीक है, सेट्स को किसने दिया था वो भी हम लोग आज देखने वाले हैं, और सेट्स को किसने दिया था और सेट्स क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए वो भी हम आज देखने वाले हैं। ठीक है, और दूसरा जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि कुछ सिंबल्स देखेंगे, कुछ सेट्स के सिंबल्स देखेंगे, जैसे सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर हो गए। ये अगर कहीं तुम्हें लिखा हुआ मिले, ठीक है, या फिर तुम्हें लिखना पड़े तो तुम क्या लिखोगे, इतना लंबा लिखोगे क्या? छोटे से ही काम चलाना सीख लो। ठीक है, ये मैथमेटिक्स है, बड़े बड़े लिखने का जरूरत नहीं है, छोटे में ही काम चल जाता है, काम चलना क्या और अट्रैक्टिव दिखता है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग आज कुछ सिंबल्स देखेंगे। ठीक है, और उसके बाद से सेट्स क्या है, ठीक है, इसे रिप्रेजेंट कैसे किया जाए उसके कुछ रूल्स है वो देख लेंगे, और उसके बाद कुछ सिंबल्स हैं, ठीक है, उसे देख लेंगे, और टाइप्स ऑफ सेट्स को भी हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग अबाउट सेट से। तो अबाउट सेट का जो पहला कहता है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ द सेट सर्व्स एज अ फंडामेंटल पार्ट ऑफ द प्रेजेंट डे मैथमेटिक्स। ठीक है, तो मतलब जो आज का मैथमेटिक्स है, ठीक है, आज जो मैथमेटिक्स चल रहा है उसमें जो सेट्स हैं वो एक फंडामेंटल पार्ट बिहेव करता है। ठीक है, आज के मैथमेटिक्स में जो सेट्स है हमारा वो एज अ फंडामेंटल पार्ट है मैथमेटिक्स का। ठीक है, और ये जो कॉन्सेप्ट है हमारा सेट का वो क्या है, वो मतलब एवरी ब्रांच ऑफ, मतलब ऑलमोस्ट एवरी ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स में यूज होता है। ठीक है, पहला क्या था, ये जो सेट्स है वो एक फंडामेंटल पार्ट है मैथमेटिक्स का, मतलब अभी जो मैथमेटिक्स चल रहा है, आज का जो मैथमेटिक्स है उसमें जो हमारा सेट्स है वो क्या है, वो एक फंडामेंटल पार्ट है। ठीक है, और दूसरा मैंने क्या बताया कि ये जो कॉन्सेप्ट है सेट का जो ये कॉन्सेप्ट है वो ऑलमोस्ट एवरी ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स में यूज होता है। ठीक है, मतलब ये कोई सबसे पहला चैप्टर है, मतलब आसान ही चैप्टर है, लेकिन ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही मतलब तगड़ा है, हर एक चैप्टर में आपको ये मिलेगा यूज करने के लिए। ठीक है, तो तीसरा में क्या कह रहा है, सेट्स आर यूज्ड टू डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेशंस एंड फंक्शन। ठीक है, मैंने अभी बताया कि ये जो सेट्स हैं ये मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा, लेकिन इसका जो थ्योरम है वो इंपॉर्टेंट है, इसका जो थ्योरी है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब सेट्स लिखा कैसे जाता है, ठीक है, ये आगे अभी तो हम लोग बस सीखेंगे कि सेट्स लिखा कैसे जाता है, लेकिन इस सेट का असली यूज हम आने वाले चैप्टर्स में करेंगे। ठीक है, जैसे कि रिलेशंस एंड फंक्शन, मतलब अगर हमें कुछ किसी चीज़ का रिलेशन निकालना हुआ या फंक्शन निकालना हुआ तो हम किसका यूज़ करते हैं, सेट्स का। तो सेट्स क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है, मतलब आगे का जो चैप्टर्स है हमारा रिलेशंस एंड फंक्शन हो गया, और भी कुछ चैप्टर्स हैं जैसे कि हमारा जियोमेट्री वाला हो गया, सीक्वेंस हो गया, और प्रोबेबिलिटी हो गया, ऐसे बहुत सारे जो चैप्टर्स हैं उसमें हमारा सेट्स बहुत ही ज़्यादा काम करता है। ठीक है, सेट्स का जो रूल है वो बहुत ही ज़्यादा काम करता है। ठीक है, तो हमने अब समझ लिया कि सेट्स क्या है, कि सेट्स का इंपॉर्टेंस क्या है। अब हम लोग देखते हैं कि सेट्स को डेवलप किसने किया था, सेट्स को दिया किसने था। ठीक है, तो सेट्स को देने वाले थे जर्मन के मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था जॉर्ज कैंटर। ठीक है, जिनका नाम था जॉर्ज कैंटर, और कहाँ के थे, जर्मन मैथमेटिशियन थे। ठीक है, जर्मन के रहने वाले थे। ठीक है, अब उनके दिमाग में ये कब आया कि ये जो सेट्स है वो हमें यूज करना चाहिए, मतलब वो कब उनके माइंड में भी कब हंट किया कि ये जो सेट्स है वो होना चाहिए था। ठीक है, सेट्स नाम का भी कोई चीज होना चाहिए था। तो जब वो कोई ट्रिगोमेट्रिक सीरीज का एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे थे, एक प्रॉब्लम पे वर्क कर रहे थे, तो उसी समय उन्हें कुछ ऐसा सेट्स का जो आगे हम पढ़ने वाले हैं थ्योरीज, ठीक है, वो उनके सामने आया। और जो सेट्स का थ्योरीज है वो क्या है, वो मतलब हमारे कॉमन लाइफ से रिलेटेड है, ये कोई ज़्यादा स्पेशल नहीं है। ये अगर बता दिया जाए तुम्हें कि हाँ इसमें ये निकालना है और दे दिया जाए तो तुम निकाल लोगे, ये सेट्स इतना आसान है। ठीक है, लेकिन इसका कुछ स्पेशल फंडा है। ठीक है, जो कि क्या है, जो कि उन्हें ट्रिगोमेट्रिक सीरीज का जो प्रॉब्लम है वो वर्क करते हुए उन्हें मिला, उनके दिमाग में ऐसा हंट किया। ठीक है,
तो हमने क्या देखा अभी तक, सेट्स का इंपॉर्टेंस देखा और इसे किसने डेवलप किया था वो देख लिया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं सेट्स के बारे में, ठीक है, सेट्स के बारे में पढ़ते हैं और सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो सेट्स पढ़ने से पहले सेट्स पढ़ ही लेते हैं। वैसे सेट्स क्या होता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। मतलब सेट्स क्या है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। मतलब नाम से, डेफिनेशन से इसका पता चल रहा है कि कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स मतलब किसी ऑब्जेक्ट को, किसी एलिमेंट्स को ये कलेक्ट कर रहा है, लेकिन वो एलिमेंट्स कौन सा है, अनडिफाइंड नहीं है। वो जो एलिमेंट्स है वो वेल डिफाइंड है, मतलब हम जानते हैं कि वो कौन सा एलिमेंट होगा। ऐसा नहीं कि कुछ भी मतलब एक ग्रुप का दे दो, हाँ वही कंटेन कर रहा है, नहीं। ये क्या कह रहा है, ये वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट कह रहा है, ठीक है। मतलब जो उसमें ऑब्जेक्ट्स है वो वेल डिफाइंड है, ठीक है। उसका प्रूफ पहले मिल चुका है हमें। जैसे कि एग्जांपल ले लो नेचुरल नंबर का, पहला वाला ही ले लो, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या है, नेचुरल नंबर अगर हम बोल दें, अगर हम सिर्फ नंबर बोलें तो नंबर में तो बहुत सारे आ गए। नंबर में तुम्हारा क्या क्या आ गया, 1 2 3 4 भी आ गया, 0 भी एक नंबर है, -1 भी एक नंबर है, ठीक है। तो इसे हम नेचुरल नंबर कह रहे हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर, नंबर कहने से -1 भी आ गया, 0 भी आ गया, 1 भी आ गया, मतलब जितने भी नंबर्स हैं 1/2 भी नंबर्स ही हैं, वो सारे आ गए, ठीक है। लेकिन हम कह रहे हैं नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या होता है, जो 1 से स्टार्ट होता है और पॉजिटिव ही चला जाता है इन्फिनिटी तक, मतलब इन्फिनिटी पॉजिटिव। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो कलेक्शन है, किस चीज का कलेक्शन है, नंबर का, लेकिन कौन सा, वेल डिफाइंड में आ गया। कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट में तो आ गया हमारा नंबर, ठीक है, लेकिन वेल डिफाइंड में क्या, वेल डिफाइंड में हमारा आ गया नेचुरल नंबर। यानी कि नेचुरल नंबर क्या होता है, पॉजिटिव से लेकर इन्फिनिटी तक चले जाओ, 1 2 3 4 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक चले जाओ, ये तुम्हारा नेचुरल नंबर हो गया, ठीक है। समझ गए सेट्स क्या होता है। अब हम सेट्स का कुछ सिंबल्स दे देते हैं जो कि आगे आने वाले जो टॉपिक्स है उसमें यूज होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आता है हमारा एन। एन क्या है, एन क्या है, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। मतलब अगर तुम्हें कोई चीज लिखना हो, नेचुरल नंबर का कोई चीज लिखना हो, या फिर कोई क्वेश्चन में आ गया तुम्हारे एक्स क्या है, वो एन का एलिमेंट है, एन का एलिमेंट या फिर कह दो या फिर ऑब्जेक्ट्स कह दो, दोनों बात बराबर ही है, ठीक है। मतलब वो सेट्स के अंदर आता है, एन के अंदर आता है, ठीक है। तो एन क्या है, एन नेचुरल नंबर है, ठीक है। एन क्या है, नेचुरल नंबर, यानी कि 1 2 3 4 से लेकर डायरेक्ट इन्फिनिटी तक चले जाओ पॉजिटिव में, ठीक है। वैसे ही जेड क्या होता है, जेड इंटीजर होता है, ठीक है। मतलब इंटीजर में क्या आ गया तुम्हारा, प्लस माइनस और 0 तीनों आते हैं इसमें इंटीजर्स में। मतलब -1 भी इंटीजर है, 0 भी इंटीजर है और 1 भी इंटीजर है। अगर कोई तुम्हें कहे जेड, तो जेड यानी क्या, इंटीजर, ठीक है। अब इसमें ये नहीं है कि ये पॉजिटिव वाला, ये नेगेटिव वाला, 0, कोई एक ले ले या कोई दो ले ले। इंटीजर कहने का मतलब पूरा इंटीजर ही, माइनस प्लस और 0 तीनों, ठीक है। उसके बाद आता है क्यू। क्यू क्या कहता है, क्यू रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। मतलब जितने भी रेशनल नंबर होते हैं उसको क्यू रिप्रेजेंट करेगा। और जो रेशनल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, जिसे हम p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और जो q होगा वो 0 नहीं होना चाहिए, वही हमारा क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें r की, तो r क्या होता है, r रियल नंबर होता है। रियल नंबर में तो दोनों आते हैं, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, ठीक है। अगर कोई तुमसे पूछे कि x जो है वो एलिमेंट है r का, तो r कहने का मतलब क्या, रेशनल भी है और इरेशनल भी है, ठीक है। r रेशनल भी होता है और इरेशनल, इसलिए क्या कहते हैं, रियल नंबर का जो डेफिनेशन होता है वही क्या है, अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज नोन एज रियल नंबर, ठीक है। तो अगर तुमको कोई कहे कि रियल नंबर कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो वो r से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। और उसके बाद से z+, जेड के ऊपर जो छोटा सा प्लस साइन है ये क्या रिप्रेजेंट करता है। तो मैंने अभी बताया कि जेड का मतलब क्या होता है, इंटीजर। लेकिन जेड के ऊपर अगर तुम प्लस लगा दो तो इस प्लस का मतलब क्या हो जाएगा, इस प्लस का मतलब कि सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव टर्म्स। मतलब जेड प्लस इज इक्वल टू एन, ठीक है। जेड प्लस इज इक्वल टू एन। एन क्या होता है, नेचुरल नंबर, और यहाँ जेड प्लस क्या हुआ, नेचुरल नंबर, ठीक है। मतलब एन, नेचुरल नंबर को तुम एन लिखो या जेड प्लस लिखो, दोनों बात बराबर ही है, ठीक है। नेचुरल नंबर में क्या होता है, 1 2 3 4 से लेकर इन्फिनिटी तक, और यहाँ पे जेड प्लस से क्या होता है तुम्हारा,
जीरो नहीं होगा क्योंकि पॉजिटिव है, और जीरो क्या है, ना पॉजिटिव है ना निगेटिव है, और यहाँ पॉजिटिव कह रहा है तो निगेटिव भी छट गया और जीरो भी छट गया, तो बचा क्या, पॉजिटिव। मतलब 1 2 3 4 से लेकर इन्फिनिटी तक ये भी चले जाओ। तो हमको क्या पता चल रहा है कि जेड प्लस जो है वो नेचुरल नंबर के इक्वल है, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल टू द नेचुरल नंबर। ठीक है, अब अगर हम क्यू पॉजिटिव की बात करें, क्यू प्लस की बात करें, तो क्यू प्लस क्या कहता है, पॉजिटिव रेशनल नंबर। क्यू मतलब क्या था, रेशनल नंबर, लेकिन क्यू प्लस क्या है, क्यू जहां जहां प्लस लगे समझ लो वो पॉजिटिव टर्म्स में आ गए। रेशनल नंबर क्या होते हैं, -1/2 भी होता है, 1/2 भी होता है, दोनों के दोनों क्या है, रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर नहीं कौन होता है, इरेशनल नंबर। इरेशनल का डेफिनेशन में होता है क्या, कि उसे हम फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, लेकिन -1/2 तो फ्रैक्शन में है, ठीक है, निगेटिव भी है। तो रेशनल नंबर क्या होते हैं, निगेटिव भी होते हैं और पॉजिटिव भी होते हैं, ठीक है, और रेशनल नंबर जीरो भी होते हैं, ठीक है, जीरो इज ऑल्सो रेशनल नंबर, ठीक है। तो पॉजिटिव रेशनल नंबर कहने का मतलब क्या हुआ कि जो भी कोई भी नंबर ले लो जो कि पॉजिटिव होना चाहिए, बस फ्रैक्शन में ले लो, ठीक है, फ्रैक्शन में है और पॉजिटिव है और नीचे जीरो नहीं है, डिनोमिनेटर तुम्हारा जीरो नहीं है, तो वो हो गया तुम्हारा पॉजिटिव रेशनल नंबर। और अगर रियल नंबर की बात करें तो रियल नंबर क्या, रियल नंबर मतलब रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, ठीक है। तो रेशनल नंबर लिखो या इरेशनल नंबर लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो तुम्हारा साइन है वो प्लस में है, ठीक है, प्लस में साइन है, इसका मतलब क्या, रेशनल लिखो और इरेशनल लिखो कोई नहीं फर्क पड़ता, बस रहना क्या चाहिए, डिजिट किस में रहना चाहिए, बस पॉजिटिव में रहना चाहिए, ठीक है। रेशनल लिख लो, जैसे 1/2 क्या है, रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर के आगे क्या लगा दो तुम, कुछ भी लगा दो, बस निगेटिव मत लगाना, ठीक है। तो बचा क्या, पॉजिटिव, पॉजिटिव लगा दो या फिर छोड़ दो, मत लगाओ। अब इरेशनल नंबर है तो इरेशनल नंबर भी निगेटिव में मत करना, ठीक है, वो जब भी करना तब पॉजिटिव में, तब तुम्हारा क्या होगा, R प्लस रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। अब यहाँ तक हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि कौन कौन से सिंबल हमको यूज करना है अगर सामने हमारे क्या रहेगा। अगर नेचुरल नंबर है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स अगर कह दे रहा है तो डायरेक्ट n कर देंगे, ठीक है। अब अगर जेड कह रहा है, जेड मतलब क्या, ऑल इंटीजर्स, ठीक है। ये सारे टर्म्स अगर आपको याद रहे तो अच्छी बात है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट्स, एलिमेंट्स या फिर मेंबर ऑफ द सेट्स आर साइनोनिम्स टर्म्स, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स कहो या एलिमेंट्स कहो या फिर मेंबर ऑफ सेट्स कहो, ठीक है, मेंबर ऑफ द सेट्स कहो, बात बराबर है, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहने से क्या होता है, यहाँ पे जैसे हम कह रहे हैं कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, तुमको पता चल रहा है कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट से क्या मतलब, एक ग्रुप बना हुआ है, ठीक है, उस ग्रुप में जितने भी मेंबर्स हैं, देखो मेंबर्स ऑफ द सेट मतलब उस ग्रुप के जितने भी मेंबर हैं सब क्या है, एलिमेंट है, ठीक है, सब क्या है, एलिमेंट है, प्लस कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब किसी चीज का कलेक्शन बना हुआ है। मान लो प्राइम नंबर, प्राइम नंबर क्या है तुम्हारा, प्राइम नंबर एक कलेक्शन है, ठीक है। प्राइम नंबर के अंदर कुछ टर्म्स होते हैं, जैसे 2 हो गए, 3 हो गए, 5 हो गए, 7 हो गए, ये सब क्या है, ये सब प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। तो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स मतलब जितने भी, जैसे 2 हो गया, 5 हो गया, 3 हो गया और 7 हो गया, मतलब ये सब क्या है, प्राइम नंबर्स, तो ये सब एलिमेंट्स हो गए। और अगर हम कहें कि ये है क्या एक्चुअली में, तो ये क्या है, प्राइम नंबर है, ठीक है। तो ये वेल डिफाइंड है कि ये एक प्राइम नंबर है, ठीक है। 2 3 5 7 ये क्या है, एक प्राइम नंबर है, डॉट 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 आगे लगा लो, क्योंकि प्राइम नंबर कभी खत्म नहीं होता, ठीक है। तो आगे अगर देखा जाए तो क्या होगा, यहाँ तक तो कर लिया हमने कि ऑब्जेक्ट्स क्या होता है, एलिमेंट्स क्या होता है और मेंबर ऑफ द सेट्स क्या होता है। तीनों के तीनों जो नाम है वो एलिमेंट्स के ही है, मतलब सेट के अंदर जो होते हैं उन्हीं का नाम से, ठीक है। ये तीनों के तीनों एक ही है, साइनोनिम्स टर्म्स है, दो तीनों का मतलब एक है, ठीक है। अब अगर दूसरा बात जाना है तो क्या कर रहा है दूसरा में, सेट्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स लाइक ABCD एक्सेट्रा, मतलब जितने भी लेटर्स ले लो तुम अल्फाबेट के, ठीक है, वो सारे के सारे क्या होंगे, तुम्हारे कैपिटल्स लेटर में होंगे। मान लो अगर तुम रिप्रेजेंट कर रहे हो सेट A ये है, ठीक है, जैसे मैथ्स में तुम मैथ्स ही पढ़ रहे हो, वैसे अगर तुम देखते हो ना कि कहीं लिखा रहता है लेट ये बी ये, ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पे कर दो लेट। अगर तुम्हें सेट ए मानना है, कोई टर्म्स दिया हुआ है, ठीक है, तुम्हें मानना है कि नहीं मैं इसे सेट 1 लेना चाहता हूँ या फिर मैं इसे सेट ए लेना चाहता हूँ, ठीक है, मतलब मैं इसे कुछ सेट मानना चाहता हूँ, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, लेट सेट ए बी डॉट 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 जो दिया हुआ है वो भर लो, ठीक है। तो लेट सेट ए
तो सेट ए लिखते समय हम छोटा ए ना लिख के जब भी हम वहां पे लिखेंगे तब हम सिर्फ कैपिटल लेटर का यूज करेंगे, ठीक है। हम कभी भी स्मॉल लेटर का यूज हेडिंग में नहीं करेंगे। सेट ए मतलब क्या है एक्चुअली में, वो तो हेडिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तो क्या हुआ, वो हम स्मॉल लेटर्स में रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, वो हम जब करेंगे तब कैपिटल लेटर्स में करेंगे, ठीक है। लेकिन उसके एलिमेंट्स को हम स्मॉल लेटर में यूज करेंगे, उसके एलिमेंट्स को हम कभी भी कैपिटल लेटर्स में यूज नहीं करेंगे। जब भी हम मान लो अगर इसका जो एलिमेंट्स है उसको अगर लिखना हुआ तो वो हम स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे, वो नंबर्स में लिखेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब हम लेटर्स की बात करें तो उसमें हम स्मॉल रहेंगे, ठीक है। अगर सेट्स हेडिंग में रहा कि सेट्स ए बराबर डैश डैश डैश, तो सेट्स ए क्या लिखेंगे, सेट में जो सेट ए जो मैंने कहा तो उसमें का जो ए है वो कैपिटल होना चाहिए क्योंकि वो हेडिंग है, ठीक है। लेकिन अब जो हमारा एलिमेंट्स है वो क्या होना चाहिए, अगर मैं कहूँ कि सेट इंग्लिश में जितने भी वॉयल्स हो ए कैपिटल ई इस तरह लिखेंगे क्या, नहीं ना, हम क्या लिखेंगे ए ई आई ओ यू लिखेंगे, लेकिन स्मॉल लेटर में लिखेंगे क्योंकि वो एक एलिमेंट है, ठीक है। वो वॉवेल्स को बता रहा है, इंग्लिश वॉवेल्स को वो बता रहा है, इसलिए हम वहां पे क्या लिखेंगे, उसे हम स्मॉल लेटर से। लेकिन अगर हम इंग्लिश वॉवेल को अगर हम कह दें कि अगर ए है वो सेट ए है, ठीक है, इंग्लिश वॉवेल इज इक्वल टू सेट ए, तो सेट ए में जो ए होगा वो कैपिटल होगा, वो हेडिंग है, लेकिन जो एलिमेंट्स है वो स्मॉल लेटर्स में होंगे, ठीक है। अपना समझ गए। अब बात आता है बिलोंग्स टू, ठीक है, ये सिंबल दे दिया और एलिमेंट ऑफ सेट दे दिया, मतलब क्या है, बिलोंग्स टू या फिर एलिमेंट ऑफ सेट, ये क्या क्या हो गए, ये बात बराबर है, बिलोंग्स टू या फिर एलिमेंट्स ऑफ द सेट बात बराबर है। अगर मैं अभी तुमको बताऊं से, ठीक है, जैसे कि इन तीनों इन जो चारों पॉइंट्स है उसका मैं एक एग्जांपल से इन चारों पॉइंट्स को समझा दे रहा हूं, ठीक है। तो अगर मैं ले लूं इंग्लिश वॉवेल का मैंने बात किया है, ठीक है, तो क्या ले लूं, लेट इंग्लिश वॉवेल्स बी सेट ए, मतलब जितने भी इंग्लिश के वॉवेल्स है वो क्या है, सेट ए है, ठीक है। तो सेट ए में हम क्या लिखेंगे, सेट, अब देखो मैं क्या बताया था, हेडिंग में कैपिटल लिखना है हमेशा, तो यहाँ के क्या लिखूंगा मैं, कैपिटल ए, ठीक है, कैपिटल ए। अब ये ब्रेसेस दे दूंगा, अब ब्रेसेस क्यों दिया मैंने आगे पढ़ेंगे हम, ठीक है, ब्रेसेस क्यों दिया वो आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमको करना क्या है, सेट ए मैंने दे दिया, अब क्या है, अब इसके इंग्लिश वॉवेल कौन कौन से, ए ई आई ओ यू, तो ऐसे लिखो ए ई आई ओ और यू, ठीक है, ए ई आई ओ यू मैंने यहाँ लिख दिया। अब बताओ, अब मुझे बताओ, मैंने पहले वाले को सेटिस्फाई कर दिया, ऑब्जेक्ट्स एलिमेंट्स मेंबर्स ऑफ द सेट्स आर साइनोनिम्स टर्म्स, मतलब ऑब्जेक्ट्स को, ऑब्जेक्ट्स क्या हो गया तुम्हारा, जो अंदर सेट्स के अंदर है वही तो ऑब्जेक्ट्स हुआ ना, तो ऑब्जेक्ट्स हो गया या फिर एलिमेंट्स हो गया, एलिमेंट्स भी यही है तुम्हारा, मेंबर ऑफ द सेट्स, मतलब इंग्लिश वॉवेल्स में जो क्या क्या कौन कौन से मेंबर है इंग्लिश वॉवेल के, तो क्या हो गया, ए ई आई ओ यू, ठीक है, यही हो गया। तो पहला वाला जो तुम्हारा पॉइंट है वो सेटिस्फाई हो गया। अब दूसरा वाले में क्या कह रहा है, सेट्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स लाइक ए बी सी डी एक्सेट्रा, मतलब लेटर्स में अगर हम रिप्रेजेंट करें, लेटर्स में अगर हम रिप्रेजेंट करें सेट को तो वो हम कैपिटल लेटर्स में करेंगे, जो कि हमारा हमने पहले ही कर चुका है, ये वाला सेट हमने लिख दिया, सेट ए अगर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये हम कैपिटल लेटर्स से करेंगे, ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो सेकंड वाला भी हमारा हो गया। थर्ड वाला क्या कह रहा है, थर्ड वाला कह रहा है एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स आर डिनोटेड बाय द स्मॉल लेटर्स लाइक ए बी सी डी एक्सेट्रा, ठीक है। अब स्मॉल लेटर्स लिखो या फिर नंबर लिखो, ये तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। अगर तुम लेटर लिखना चाहते हो तब तुम्हें यहाँ पे स्मॉल लेटर्स का यूज करना है। अब नंबर लिख रहे हैं तो नंबर में कोई कैपिटल स्मॉल तो होता नहीं है, ठीक है। तो अगर लेटर लिख रहे हो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा तो ये क्या है, स्मॉल है या कैपिटल है, स्मॉल है ऑब्वियसली, ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट्स हमने यहाँ पे डील कर ली। अब जो बात आता है लास्ट वाला वो क्या है, बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू क्या होता है, अब ये जो सिंबल है इसे एक इसका एक नाम होता है, ठीक है, हर एक सिंबल का एक नाम होता है। इसको लिखा कैसे जाता है, सी बना दो और सी के अंदर से एक निकाल दो, ठीक है। अब इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है इप्सिलन। इप्सिलन, इस सिंबल का नाम है हमारा इप्सिलन, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है, इस सिंबल का मतलब होता है बिलोंग्स टू, ठीक है। इस सिंबल का मतलब होता है बिलोंग्स टू, या फिर इन दूसरे भाषा में अगर कहा जाए तो एलिमेंट्स ऑफ सेट,
ठीक है, बिलोंग्स टू कहो या फिर एलिमेंट्स ऑफ द सेट कहो, दोनों बात बराबर है। ठीक है, इसका मतलब बराबर है। ठीक है, अब मैं इसे बता रहा हूँ कि इसका यूज क्या है। ठीक है, इसका यूज क्या है। मान लो अगर तुम्हें यहाँ पे दे दे और यहाँ पे पूछे ए क्या है, ए किससे बिलोंग करता है, तो ए क्या है तुम्हारा, ए वॉवेल है, इंग्लिश वॉवेल है, तो इंग्लिश वॉवेल को हमने क्या माना है, सेट ए। तो सेट ए से रिलेट करता है, सेट ए से बिलोंग करता है ना, या फिर सेट ए का एलिमेंट है, तो हम क्या लिखेंगे, ए बिलोंग्स टू सेट ए बिलोंग्स टू सेट ए। अब इतना लंबा लिखने का कोई जरूरत है, मैथ्स में इतना लंबा लिखोगे तो टाइम कटेगा खाली। ठीक है, तो इतना लंबा ना लिखकर हम इसको छोटे से में लिख दे रहे हैं, ये बिलोंग्स टू को इतना जो बड़ा लेटर है उसे हटाकर बस इसके जगह हम एक सिंबल को रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, यहाँ पे पुट कर दे रहे हैं, जिस सिंबल का नाम होता है इप्सिलन। ठीक है, तो हम अब कैसे लिखेंगे इसे, ए बिलोंग्स टू के जगह पे हम सिंबल का यूज करेंगे, और सेट ए है तो सेट ए। आप बताओ इतना छोटा सा में जब हमारा काम चल जा रहा है तो हम इतना बड़ा क्यों करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है, ये वाला लास्ट पॉइंट का मतलब समझ में आ रहा है ना। ठीक है, तो लास्ट पॉइंट में क्या कह रहा है हमारा, ए बिलोंग्स टू सेट ए अगर कह रहा है, मान लो अगर तुम्हें कहे कि ई क्या है, ई क्या है, तो ई बिलोंग्स टू सेट ए, तो ई इप्सिलन सेट ए। ठीक है, इसे ए भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, इसे तुम सेट ए लिखो या फिर नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे क्वेश्चन जब तुम्हारे एनसीईआरटी या कोई भी बुक्स में देखोगे तो सिर्फ ए लिखा रहेगा। ठीक है, सेट ए नहीं लिखा रहता है। ठीक है, तो क्या हो गया, इज बिलोंग्स टू ए। ठीक है, तो चलो यहाँ तक हमने सारा कर लिया। क्या क्या आज हमने किया, यहाँ तो मिट गया है। क्या किया था हमने, सेट्स का जो इंपॉर्टेंस था वो देखा था, और सेट को किसने डेवलप किया था, जॉर्ज कैंटर, उनके बारे में देख लिया था। और जॉर्ज कैंटर के माइंड में ये कब हंट किया कि सेट नाम का भी कोई चीज़ होना चाहिए। ठीक है, इसका अलग से एक टॉपिक बनाना चाहिए, कब डील हुआ, ये कब उनके माइंड में आया, जब वो ट्रिगोमेट्रिक सीरीज का एक प्रॉब्लम पे वर्क कर रहे थे, तब उनपे एक दिमाग में हंट आया कि नहीं, सेट्स नाम का भी मतलब सेट्स नाम से कुछ बनना चाहिए। ठीक है, सेट्स नाम से कुछ अलग सा चैप्टर बनना चाहिए। ठीक है, तो इसके मतलब डेवलपर कौन है, हमारे जॉर्ज कैंटर। ठीक है, जो कि जर्मन के मैथमेटिशियन है। अब उसके बाद हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन में हमने क्या पढ़ा, कुछ कुछ जो मतलब बेसिक्स हैं जो हमेशा यूज में आते हैं, वैसे सिंबल्स को पढ़ लिया, और उसके बाद से सेट्स को लिखा कैसे जाए नॉर्मली अभी हमने समझा है। ठीक है, अभी हमने यहाँ पे नॉर्मली समझा, और नीचे वाला जो बिलोंग्स टू है इसका यूज़ हमने समझ लिया कि ये है क्या है और इसे यूज़ कैसे करना है। ठीक है, तो चलो अब हम इसके टाइप्स पे आते हैं। अब जो हमारा मेन अब इस टॉपिक में सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन में अब हम क्या पढ़ेंगे, सेट्स के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। सेट्स के कितने टाइप्स होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं सेट्स। पहला होता है हमारा रोस्टर फॉर्म, जिसे हम टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं, और दूसरा होता है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, तो उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। सेट्स के दो टाइप्स होते हैं। पहला क्या होता है सेट्स का, पहला टाइप होता है रोस्टर फॉर्म, जिसे हम टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं, और दूसरा क्या होता है सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, तो दोनों को आज हम लोग पढ़ेंगे। तो सेट बिल्डर फॉर्म में जो पहला वाला है वो क्या है, पहला वाला क्या है हमारा, रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म, और इसे हम और क्या क्या लिख सकते हैं, इसे हम और क्या लिख सकते हैं, इसे हम टेबुलर फॉर्म में लिख सकते हैं, टेबुलर फॉर्म। ठीक है, दो टाइप्स के सेट्स होते हैं ना, पहला हो गया हमारा रोस्टर फॉर्म, दूसरा हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। तो अब रोस्टर फॉर्म में क्या होता है और सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है ये देखना है हमें। तो सबसे पहले अगर रोस्टर फॉर्म में देखा जाए तो हमें कुछ बात को नोटिस करना चाहिए। सबसे पहले तो कुछ बात को नोटिस करना चाहिए रोस्टर फॉर्म में। ठीक है, और इसे मैं एक एग्जांपल से बताऊंगा। जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल दिया था आपको, जैसे कि सेट ए इक्वल टू क्या था हमारा, ए ई आई ओ यू। ठीक है, ओ यू कैपिटल होगा ना, नहीं स्मॉल होगा, सही लिखा यू। ठीक है, अब इस सेट को मैंने देखा,
अब इस सेट को आपको देखने के बाद आप जब इस सेट को देखिएगा तो आपको क्या पता चलेगा, इससे आपको क्या दिख रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें दिख रहा है कि एक सेट है जिसमें सारे के सारे एलिमेंट्स को लिखा गया है। सबसे पहला बात, इंग्लिश वॉवेल्स में जितने भी वॉवेल्स होते हैं सारे को मैंने लिख दिया, मतलब जितने भी एलिमेंट्स होंगे हमको उस सारे एलिमेंट्स को लिखना है तो लिखना है, ठीक है। दूसरा बात क्या है, दूसरा बात है हर एक एलिमेंट के बाद एक कॉमा कंपल्सरी है, मतलब उस ए हो गया और उसके बाद ई है तो ए के बाद हम कॉमा लगाएंगे, उसके बाद हम ई लगाएंगे, फिर ई के बाद एक कॉमा, फिर उसके बाद नेक्स्ट लेटर, ठीक है। ऐसा करके हम आगे बढ़ेंगे। तो हमारा क्या हो गया, सबसे पहले क्या है हमारा एक सारे लेटर्स को लिखेंगे। दूसरा क्या है हमारा, हम यहाँ पे हर एक लेटर के बाद एक कॉमा लगाएंगे, और तीसरा क्या है हमारा, हम उसमें एक ब्रेसेस लगाएंगे। ब्रेसेस यानी कि जिसे हम मिडिल ब्रैकेट कहते हैं। ये क्या है हमारा, मिडिल ब्रैकेट है। मिडिल ब्रैकेट को हम लोग क्या कहते हैं, ब्रेसेस, ठीक है। तो सब उसके बाद हम लोग ब्रेसेस लगाएंगे, मतलब जितने भी हमारे सेट्स होंगे उसे हम ब्रेसेस के अंदर ही रखेंगे, चाहे वो सेट बिल्डर फॉर्म हो या फिर रोस्टर फॉर्म हो, दोनों में यूज होता है, ठीक है। तो ये हो गए। अब उसके बाद इस रोस्टर फॉर्म में एक और बात आते हैं कि जो रोस्टर फॉर्म के जो एलिमेंट्स होते हैं, जो इसके मेंबर्स होते हैं, वो क्या होते हैं, वो इमैटेरियल होते हैं। इमैटेरियल मतलब उसे तुम अगर इधर से उधर कर दो लेकिन उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। जैसे मैंने अभी लिया इंग्लिश अल्फ़ाबेट क्या है, AEIOU। अगर मैं इसे ऐसे लिखता हूँ, मैं इसे, ये तो सीधा है ना, अगर मैं इसे लिखता हूँ आई पहले लिख दिया मैंने, O लिख दिया, U लिख दिया, A लिख दिया, फिर E लिख दिया, क्या इसे तुम इंग्लिश अल्फ़ाबेट नहीं कहोगे, कहोगे। अब क्या IOUAE कहने से हमें क्या पता नहीं चल रहा है कि तुम सारे के सारे एलिमेंट्स को बोल रहे हो और हर एक एलिमेंट्स के बाद कॉमा लगा रहे हो, ठीक है, और सारे को एक ब्रेसेस के अंदर रख रहे हो। बस फर्क क्या है, ऑर्डर इधर से उधर कर दिया, ठीक है। इससे कोई हमें इसमें सेट में फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। सेट में कोई फर्क नहीं पड़ता। सेट में तभी फर्क पड़ेगा जब उसमें हम वो डिजिट जो रिक्वायर है हम वो नहीं डालेंगे, ठीक है। डिजिट सारे होना चाहिए, भले तुम बड़े वाले को पहले रखो या बड़े वाले को लास्ट में रखो, उससे फर्क नहीं पड़ता। बस डिजिट पूरे होने चाहिए, हर एक डिजिट के बाद कॉमा होना चाहिए उसे सेपरेट करने के लिए, ठीक है। और वो सारे के सारे डिजिट एक ब्रेसेस के अंदर होने चाहिए, एक पेयर ऑफ ब्रेसेस के अंदर होने चाहिए, ठीक है। पेयर ऑफ ब्रेसेस मतलब पेयर ऑफ मिडिल ब्रैकेट, ठीक है। तो रोस्टर फॉर्म समझ गए। रोस्टर फॉर्म का तो यही एक एग्जांपल था, ठीक है। तो हमें इसमें इंग्लिश अल्फ़ाबेट को रिप्रेजेंट करना है, तो इसमें कोई भी एक वेरिएबल ले लो, कोई भी एक वेरिएबल ले लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मान लो हमने x वेरिएबल लिया तो x लिख दिया मैंने, हमें x के टर्म्स में ही लिखना है, इसमें क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो x लिखने के बाद हमें ये कोलोन डालना होगा। ये जो दो पॉइंट्स होते हैं ऊपर और नीचे, इसे हम लोग क्या कहते हैं, ये जो ऊपर और नीचे पॉइंट्स बने रहते हैं ये वाले, इसे हम लोग क्या कहते हैं, ये ब्रैकेट्स नहीं, ब्रैकेट्स के अंदर जो दो पॉइंट है उसे हम क्या कहते हैं, कोलोन, ठीक है। क्लोन इसके बाद दे दिए, मतलब हम इसके देने का मतलब क्या होता है कि x के बारे में पढ़ना है, और इसका यहाँ पे मतलब क्या निकलेगा, इज, इसका यहाँ मतलब निकलेगा इज टू, ठीक है। इज टू इसका मतलब निकलता है, ठीक है। x इज टू x इज अ इंग्लिश वॉवेल, ठीक है। x इज टू x इज अ वॉवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ठीक है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, x, ठीक है। x इज टू x मतलब x जो है x के टर्म में लिखा। अब x है क्या वो बताओ, तो x इज वॉवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ठीक है। अब ये यहाँ पे हमारा क्या लगेगा, कर्ली ब्रैकेट, यानी कि ब्रेसेस हमारे यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या क्या सीखा अभी, रोस्टर फॉर्म सीख लिया और सेट बिल्डर फॉर्म का एक एग्जांपल ले लिया, ठीक है। तो अब एग्जांपल से समझ लो। अभी अब जैसे बताया मैंने कि सबसे पहले तो ब्रेसेस होना चाहिए, ब्रेसेस हो गया। अब इसमें कोई सारे के सारे डिजिट तुम्हें लेटर में, मतलब लेटर में ऐसे कुछ नहीं लिखने हैं, तो इसे तुम्हें एक वर्ड में लिखना है, ठीक है। तो तुम्हें यहाँ पे कॉमास देने की जरूरत नहीं है, सेपरेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तुम्हें इसे वर्ड में ही बताना है कि तुम कहना क्या चाह रहे हो सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है। और उसके बाद क्या है, इसमें एक नया चीज़ आया कि सबसे पहले जिस वेरिएबल का हम आगे बात करने वाले उस वेरिएबल को हम
कोलोन के पहले लिखेंगे, ठीक है, और उसके बाद हम उसी वेरिएबल का यूज कोलोन के बाद करेंगे, ठीक है। जिस वेरिएबल का हम यहाँ यूज करने वाले हैं उस वेरिएबल को हम लिख के कोलोन लगा देंगे, और जो हमको लिखना है मेन, उसके बाद समझो कि ये कुछ है ही नहीं, जो लिखना चाहते हो तुम वो यहाँ पे लिख डालो। वही होता है तुम्हारा सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। जैसे कि मैं एक और एग्जांपल ले दूं, अब मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूँ। जैसे कि मैं बोला कि 12 का निकालो। 12 जो जो नेचुरल नंबर 12 को डिवाइड करते हैं वो हमारे पास लाओ, उसे तुम सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म दोनों में हमें लिखना है, ठीक है। तो 12 को कौन कौन से नेचुरल नंबर डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमको डिवाइड करने के लिए क्या चाहिए, कुछ भी सेट ए ले लो, बी ले लो, पर कैपिटल में, ठीक है। मान लो मैंने सेट ए लिया था, ये बी ले लिया मैंने, ब्रेसेस कंपलसरी है देना, अब दे दो। अब बताओ 12 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है, 1 कर सकता है, एकदम करेगा, तो 1 लिख दो। अब 1 कर सकता है, हो गया, एक चीज हो गया हमारा, एक एलिमेंट हो गया, तो इसे सेपरेट करने के लिए कॉमा दे दिया। 2 करेगा, हाँ 2 भी करता है, ठीक है। 2 के बाद क्या होता है, 3 भी करता है, 4 भी करता है, 6 भी करता है, और 12 खुद को खुद से डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो 12 भी हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो b इज इक्वल टू क्या हुआ, 1 2 3 4 6 12। तो ये तुम्हारा कैसा हो गया, रोस्टर फॉर्म में। रोस्टर फॉर्म क्या था, अब इसे मैं ऐसे भी लिख दूं, b को मैं अगर ऐसे लिखूं, क्या हो गया, 3 लिख दिया, 4 लिख दिया, 12 लिख दिया, 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, और ठीक है। देखो b इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा, 3 4 12 1 2 6। फर्क पड़ा नहीं पड़ा, हमें क्या चाहिए था कि कौन कौन से डिजिट, कौन कौन से नंबर 12 को डिवाइड कर सकते हैं। तो ये सारे क्या 12 को डिवाइड नहीं करेंगे, करेंगे एकदम, इसलिए ये क्या है, ये इमैटेरियल फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, ठीक है। लेकिन वही अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म की बात करें, तो सेट बिल्डर फॉर्म में हम क्या लिखेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म में हम पहले सबसे पहले तो ए लिखना ही है, ब्रेसेस देना ही है, ठीक है। अब हम कौन सा वेरिएबल यूज़ करना चाहते हैं, अल्फ़ाबेट में जो वेरिएबल माने यूज़ कर लो, लेकिन अच्छा रहेगा तुम क्या यूज़ करो, एन। अब एन क्या है, एक काम करो, एन तुम्हें यूज़ करना है यहाँ पे, तो एन छोड़ो, तुम मान लो ए यूज़ कर रहे हो, ठीक है। तो स्मॉल ए मैंने यूज़ किया, ठीक है। तो स्मॉल ए के बाद इस टू लगाना ही है, लगा दिया मैंने। अब इसे मैं भूल जाऊंगा, अब इसे मैं भूल जाऊंगा, ठीक है, कि ए इस टू मैंने कुछ लिखा भी है। अब मुझे लिखना क्या है, ए, लेकिन लिखोगे ए के टर्म्स में, जो भी नंबर है इसे तुम ए मान के चलोगे, सारे के सारे ए है तुम्हारे, ठीक है। तो क्या है, ए इज अ नेचुरल नंबर, तो ए इज अ नेचुरल नंबर, मैंने अभी बताया था तुम्हें, ए इज अ नेचुरल नंबर, यानी कि ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। ये सारे क्या है, सारे नेचुरल नंबर से, ये सारे नेचुरल नंबर से बिलोंग्स करते हैं ना, तो हम क्या लिखेंगे, ए इज टू ए, तो ये भूल जाना है, ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स क्या आता है हमारा, एन, ठीक है, कैपिटल एन, एन लिख दिया मैंने। लेकिन इसमें भी कोई लिमिटेशन है, इसमें भी कुछ लिमिटेशन है। जो ए है हमारा वो नेचुरल नंबर का एलिमेंट है। अब नेचुरल नंबर का एलिमेंट तो बहुत सारे हो गए, लेकिन विच डिवाइड्स 12, ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, बट ए डिवाइड्स 12, ठीक है, बट ए डिवाइड्स 12, तो कॉमा दे दो, ए डिवाइड्स 12, ये हो गया हमारा ये वाला, ठीक है। ये वाला हो गया हमारा सेट बिल्डर।